अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज 18। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आज आशीष मिश्रा की जमानत पर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में होगी ये सुनवाई। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी, सीटों को लेकर चल रहा मंथन। और सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर तंज, सपा को बताया दंगाइयों की सरकार। और ठंड ने बरपाया कहर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां आज आशीष मिश्रा पर सुनवाई हो सकती है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से हम आपको बता रहे हैं, जहां आज आशीष मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में जमानत अर्जी पर बातचीत हुई थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई थी। आज फैसला हो सकता है, जेल या फिर मिलेगी बेल। तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद आज फैसला हो सकता है कि जेल होगी या बेल। लखीमपुर खीरी कांड में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो लगातार बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से हम आपको दिखा रही हैं, जहां आज आशीष मिश्रा को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के अन्य संकल्प लेने पर तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा कि दंगाइयों और अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित में चिंता कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अन्न संकल्प लिया था, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर यह बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सपा की सरकार दंगाइयों की सरकार है और आज अखिलेश यादव हाथ में अन्न लेकर संकल्प कर रही हैं। तो आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि किसानों की अगर सपा की सरकार सत्ता में आती है तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उसी पर तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की सरकार को दंगाइयों और आतंकवादियों की सरकार बताई है। तो आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह संकल्प लिया था कि अगर सपा की सरकार सत्ता में वापसी करती है तो उसके बाद किसानों के हित में उन्होंने बातें की थी कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। वहीं बिजली के बिल को लेकर भी कहा था कि बिजली के बिल भी आधा हो जाएगा और 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। और वाराणसी से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आज कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर वाराणसी से हम दिखा रहे हैं आपको, जहां आज कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही हैं पीएम नरेंद्र मोदी। वाराणसी में ये वर्चुअली इवेंट में संवाद किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने आज संवाद किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने कई संदेश भी दिए हैं। तो बड़ी खबर यह हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वाराणसी में आज कार्यकर्ताओं से पीएम नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है। और आगरा से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जहां पूर्व विधायक कालीचरण सुमन ने आरएलडी जिलाध्यक्ष कुसुम चाहर पर टिकट के लिए सौदेबाजी करने का आरोप लगाया है। तो वहीं पूर्व विधायक का कहना है कि जिला अध्यक्ष ने उनसे टिकट के बदले 20 लाख रुपए देने की मांग की है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक ने इसकी शिकायत पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी से करने की बात कही है। तो आपको बता दें कि आरएलडी जिला अध्यक्ष ने ये आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि टिकट के बदले 20 लाख रुपए देने की मांग की। अब इस कड़ी में उन्होंने पूर्व विधायक ने इसकी शिकायत पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी से करने की बात कही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते अपने संवाददाता सुहानी का। सुहानी, टिकट के बदले 20 लाख रुपए देने की मांग कर रही है, विधायक ने यह आरोप लगाया है, क्या कुछ पूरा मामला है ये? हाँ जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि आगरा का ये ऑडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक पर टिकट के बदले पैसे का मांग कर रहा है। वो बोल रही है कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको 20 लाख रुपए तक का देना पड़ेगा। लेकिन पूर्व विधायक का कहना है कि अगर मुझे पैसे देकर टिकट खरीदना पड़ेगा तो फिर मैं ये टिकट नहीं खरीदूंगा। तो उसने ये भी कहा है जो पूर्व विधायक है कि मैं इस बारे में जो पार्टी अध्यक्ष है जयंत चौधरी उनसे शिकायत करूंगा क्योंकि ये गलत है। तो ये एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो काफी सुर्खियों में है क्योंकि इस तरह की घटना जहां एक जिला अध्यक्ष पार्टी टिकट के बदले पैसों की मांग कर रहा है तो ये बहुत ही निंदाजनक है। तो इसमें पूर्व विधायक का कहना है कि वो इस बारे में पार्टी के अध्यक्ष से इसकी शिकायत करेगा और वो टिकट पैसों के दम पर टिकट नहीं खरीदेगा। जी धन्यवाद सुहानी इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो आरएलडी जिला अध्यक्ष पर यह सौदेबाजी का आरोप लगा है। और देश में सर्दी ने कहर बरपाया हुआ है, जहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भीषण ठंड पड़ने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के अलग अलग हिस्सों में ठंड और बढ़ सकती है। साथ ही हाड़ कपाने वाली सर्द हवाएं भी परेशानी बढ़ाएंगी। साथ ही इन इलाकों में धूप निकलने के आसार भी कम दिखाई दे रहे हैं। तो मौसम विभाग के द्वारा ये बड़ी चेतावनी दी गई है। देश भर में लगातार ठंड का कहर पड़ता जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत तमाम उत्तरी इलाकों में लगातार ठंड और बढ़ सकती है और बर्फीली हवाओं के चलते धरातल पर भी शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आईआईटी लखनऊ में कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां 40 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक आईआईटी लखनऊ में कैंपस में करीब 40 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं बताया ये जा रहा है कि करीब 700 छात्र की कोविड जांच की जा रही है। तो ये बड़ा विस्फोट कोरोना का मिला है आईआईटी में, जहां 40 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अब जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि तकरीबन 700 छात्रों का टेस्ट होना है। तो लगातार देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं बीते पिछले दिन की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में कम केस आए थे, लेकिन वहीं लखनऊ में ये आईआईटी में बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। और यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा तो कर दिया है, मगर किस सीट पर किसके उम्मीदवार उतारे जाएंगे इस पर अभी तक फाइनल फैसला नहीं आया है। तो वहीं अपना दल और निषाद पार्टी को कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी इस पर अभी मंथन करने के लिए बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक लगातार जारी है। तो वहीं आज भी बीजेपी की बैठक जारी है और दिल्ली में ये बैठक जारी है, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी कोर बैठक लगातार पिछले कई दिनों से चल रही है। वहीं आज भी ये बैठक जारी है, जहां कई वरिष्ठ नेता इस कोर बैठक में शामिल होंगे और फैसला करेंगे कि अपना दल और निषाद पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए। लगातार ये बैठक बीजेपी कोर ग्रुप बैठक लगातार चल रही है और आज भी ये बैठक जारी है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा पहली एक लिस्ट जारी कर दी गई है
और जनपद के थाना फकरपुर के अंतर्गत फकरपुर कस्बे के ग्राम पंचायत परशुरामपुर में गुड्डू पुत्र स्वर्गीय बिल्लू बेग आदि और रिजवान के बीच काफी दिनों से जमीनी विवाद का मामला चल रहा था। सोमवार को पुलिस प्रशासन के साथ न्यायालय के आदेश पर पहुंचे नायब तहसीलदार विजय कुमार ने कब्जेदारी की जमीन से कब्जा हटवाने के लिए वहां के लोगों को बोलने के बाद कब्जा हटवाने लगे तो तभी नाराज उपद्रवी लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया और दबंगों के द्वारा दोनों पक्ष की तरफ से जमकर पथराव किया गया। तो आपको बता दें कि नायब तहसीलदार पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि यह मामला जनपद थाना के फकरपुर का है, जहां फकरपुर कस्बे के ग्राम पंचायत परशुरामपुर में गुड्डू पुत्र स्वर्गीय बिल्लू बैग और रिजवान के बीच काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रिहान का बहराइच से। रिहान, पुलिस कर्मियों के आमने सामने ये पथराव चले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है ये? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि फकरपुर थाना क्षेत्र में अवैध कब्जे को न्यायालय के आदेश के बाद हटाने के लिए जब पुलिस प्रशासन व तहसीलदार पहुंचे तो वहां पे जिन दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा था उस दबंगों द्वारा प्रशासन पे ताबड़तोड़ पत्थरों से हमला कर दिया। जैसे तैसे जान बचाकर अपने आप को बचाकर तहसीलदार व इंस्पेक्टर वहां से निकल के अपनी जान बचा पाए। जी क्या रिहान, जो उपद्रवी थे ये जिन्होंने पथराव किया है, पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही इन पर की गई है? लगातार तब से ही वीडियो के माध्यम से लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर भी ले गई है। हालांकि पुलिस और लोगों की तलाश भी कर रही है। जी रिहान, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फकरपुर कस्बे का ये मामला है, जहां ग्राम पंचायत परशुरामपुर ने गुड्डू पुत्र स्वर्गीय बिल्लू बैग आदि और रिजवान के बीच काफी दिनों से और क्या जयंत चौधरी विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर ही संतुष्ट हो पाएंगे या फिर गठबंधन में उन्हें अभी और भी सीटें मिलना बाकी है? देखिए ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना। मैंने बड़ा भाई कहा है, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, वो कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको एक सीट नहीं दूंगा। अगर हम लोग त्याग कर रहे हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो भी त्याग करें। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लखनऊ के सियासी गलियारों में पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति और तेज करने में जुट गई है। हर पार्टी खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर रही है ताकि उसे उत्तर प्रदेश की गद्दी मिल जाए। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन हुआ है। पहले चरण के लिए जब उम्मीदवार घोषित किए गए हैं तब आरएलडी को कुल 19 सीटें दी गई थी, तो वहीं दूसरी लिस्ट में आरएलडी के 7 और उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। 7 उम्मीदवारों में थाना भवन से अशरफ अली, बुढ़ाना से राजपाल बालियान, मीरापुर से चंदन चौहान, मुरादनगर से सुरेंद्र कुमार मुन्ने, शिकारपुर से बात करें तो किरणपाल सिंह, बरौली से प्रमोद गौड़ और इगलास से वीरपाल सिंह दिवाकर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं तीसरी लिस्ट की अगर बात करें तो बड़ौद और छपरोली से भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। गठबंधन ने छपरोली से वीरपाल राठी और बड़ौद से जयवीर तोमर को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में सपा के संग गठबंधन में आरएलडी को कुल 28 सीटें मिली है। हालांकि उम्मीदवारों के ऐलान से पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि सपा के साथ गठबंधन में आरएलडी को 36 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अब शायद जयंत चौधरी की पार्टी को 28 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वैसे क्योंकि पहले चरण में पश्चिम यूपी की सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में आरएलडी के ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। पहली सूची भी जो जारी की गई उसमें 19 सीटें जयंत चौधरी की पार्टी को दी गई थी। वहीं 10 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे।
उस समय आरएलडी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बड़ा संदेश देते हुए कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाएगा। युवा किसान के विकास का मंत्र आ रहे हैं अखिलेश और जयंत। पहली सूची की अगर बात करें तो उसमें रालोद की तरफ से शामली से प्रसन्न चौधरी, पुरकाजी से अनिल कुमार, खतौली से राजपाल सिंह सैनी, नहटोर से मुंशीराम, बागपत से अहमद हमीद, लोनी से मदन भैया, मोदीनगर से सुरेश शर्मा, सियाना से दिलनबाज खान, खैर से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी, आगरा देहात से महेश कुमार जाटव, फतेहपुर सीकरी से ब्रजेश चाहर, खैरागढ़ से रौतन सिंह, हापुड़ से गजराज सिंह, जेवर से अवतार सिंह भड़ाना जैसे उम्मीदवार शामिल है। वहीं कैराना, धौलाना, साहिबाबाद, अलीगढ़ जैसी सीटों से सपा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अब देखना होगा कि आगे घोषित होने वाली गठबंधन प्रत्याशियों की सूची में रालोद के कितने लोगों को टिकट मिल पाता है और कुल कितनी सीटें जयंत चौधरी के खाते में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। और आगामी विधानसभा चुनाव में किसानों को लुभाने के लिए क्या है सियासी पार्टियों का गन्ना भुगतान पर प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट को। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव अब अगली पिछड़ी जातियों से लेकर गन्ना किसानों पर हावी हो गया है। आलम यह है कि हर एक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से गन्ना किसानों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए फॉर्मूला सेट कर रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि यूपी में तकरीबन 200 विधानसभा सीटों पर किसानों की अच्छी खासी पकड़ है, जिसके चलते हमेशा से ही किसान चुनाव की धुरी बनकर रहते हैं। उधर हाल ही में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर योगी सरकार ने जिन मिलों का बकाया गन्ना भुगतान है, उनकी अन्य संपत्ति तुरंत बेचकर गन्ना उत्पादकों का बकाया रिकवर करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश के 50 विधानसभा क्षेत्रों के किसानों का सभी निजी क्षेत्र में पिछले पेराई सत्र से लगभग 20 चीनी मिलों से अभी भी 1600 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है, जिसके डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए योगी ने तुरंत भुगतान के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, ताकि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके। इनमें से अधिकांश मिलें पश्चिम यूपी में स्थित है। राज्य के चीनी कटोरे लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर सहित अन्य जिले हैं। इस क्षेत्र में चीनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। गन्ना विभाग के एक अधिकारी के अनुसार राज्य में तकरीबन 119 चीनी मिलें हैं, जिनमें लगभग 45 लाख गन्ना उत्पादक अपनी उपज की आपूर्ति करते हैं। प्रत्येक मिल से औसतन कम से कम 40,000 किसान जुड़े हुए हैं। बता दें कि डिफाल्टर मिलों का स्वामित्व 4 समूहों के पास है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल के पेराई सत्र से उनके संबंधित क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों का न केवल 1600 करोड़ रुपए बकाया है, बल्कि मौजूदा सीजन के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया है। उधर विपक्षी दल भी इन गन्ना उत्पादकों के मूड को भुनाने के लिए तैयार हैं, जिनमें से कई ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया था। रालोद के वरिष्ठ नेता की माने तो ये किसान आगामी चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, लेकिन अब ये तो 2022 में ही साफ हो पाएगा कि आखिर जनता किन मुद्दों पर चुनाव करेगी और किसको बनाएगी अपना राजा और किसको बैठाएगी सत्ता में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।